गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा आज हम करेंगे जर्नल का क्वेश्चन नंबर 13। ये है हमारे चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। 13 क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो बेटा हम जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। ऊपर लिखेंगे जर्नल ऑफ। अब देखिए फर्म का नाम या बिजनेसमैन का नाम नहीं दिया तो हम ऑफ लिख के डैश लिख देंगे केवल, क्योंकि हमें नाम मालूम नहीं है। फिर हमसे क्वेश्चन में कहा गया है बेटा कि हेमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि बुक्स किसकी है, हेमा की। तो आप यहाँ लिख सकते हो जर्नल ऑफ हेमा, जर्नल ऑफ हेमा। अब देखिए बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश से बिजनेस शुरू हुआ तो वही तरीका, बिजनेस में पैसा आया और मालिक ने पैसा दिया तो पैसा आया डीआर और मालिक देने वाला है तो सीआर। एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और नरेशन क्या हो जाएगा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। फिर नेक्स्ट, ओपन ए बैंक अकाउंट विद एसबीआई। एसबीआई बैंक में खाता खुला, एसबीआई बैंक में खाता खोला। बेटा बैंक में पैसा जमा कराओगे तो बैंक में पैसा आएगा और हमारे पास से जाएगा। तो यहाँ बैंक तो क्या हो जाएगा डीआर और पैसा जा रहा है तो पैसा क्या हो जाएगा सीआर। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और नरेशन हो जाएगा ओपन है बैंक अकाउंट। जरूरी नहीं है कि आप नरेशन में विद एसबीआई भी लिखे, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। नरेशन आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ, परचेज गुड्स फ्रॉम आशु। आशु से माल खरीदा। आपको पता है जब माल खरीदते हैं तो परचेज वर्ड का यूज करते हैं और आने वाली चीज डीआर होती है, इसलिए हमारा माल डीआर होगा, परचेज क्या हो जाएगा डीआर। इधर आशु का नाम दिया हुआ है और नकद दिया हुआ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा उधार। और जब उधार का खरीदा है तो आशु पाने वाली हुई कि देने वाली, आशु हुई देने वाली, और देने वाली क्या होती है सीआर। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू आशु, परचेज अकाउंट डेबिट टू आशु। उसके बाद नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स राहुल फॉर कैश। अब देखिए यहाँ नाम भी दिया हुआ है लेकिन साथ में कैश भी बोला है, और मैंने आपको पहले भी कहा था जब नाम के साथ कैश दे दे तो फिर हम उसे कैश में मानते हैं, उधार नहीं मानते हैं। आप मुझे बताइए जब माल आपने नकद में बेचा तो पैसा आया, पैसा आया तो कैश तो क्या हो जाएगा डीआर, और माल गया, माल गया तो माल क्या हो जाएगा सीआर। और आपको पता है जब माल बेचते हैं तो क्या लिखते हैं सेल्स। तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और नरेशन क्या हो जाएगा गुड्स सोल्ड, और हम यहाँ पैसे क्या लिख देंगे पुट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट 10th को bought goods from तारा for cash। तारा से नकद माल खरीदा, तारा से नकद माल खरीदा, माल खरीदा तो क्या आ रहा है परचेज, माल आ रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट, और जाके आ रहा है पैसा टू कैश। हमें तारा लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना कैश में जब भी खरीदते हैं बेचते हैं तो हमें नाम लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नरेशन हो जाएगा गुड्स परचेज। उसके बाद 13th को गुड्स सोल्ड टू सुमन। अब देखिए यहाँ गुड्स सोल्ड टू सुमन दिया लेकिन कैश दिया हुआ नहीं है, और जब कैश दिया हुआ नहीं है इसका मतलब हमने माल काहे में बेचा है, उधार में। माल बेचोगे तो सुमन कौन हो जाएगी बेटा, पाने वाली। आप क्या लिखोगे, सुमन अकाउंट डीआर, और माल जा रहा है तो टू सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, गुड्स सोल्ड टू सुमन 20,000। उसके बाद नेक्स्ट 16th को रिसीव अ चेक फ्रॉम सुमन। सुमन से चेक मिला, सुमन से क्या मिला, चेक मिला, लेकिन साथ में कहा है डिस्काउंट भी हमने अलाउ किया है। आपको पता है चेक मिलेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो डीआर होगा, तो बैंक अकाउंट डीआर। साथ में आपने डिस्काउंट दिया है, अगर हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो वो डिस्काउंट हमारे लिए क्या होता है लॉस, और आपको पता है लॉस हमेशा क्या होता है डेबिट, इसलिए डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा डेबिट। और टू, या देने वाली कौन है सुमन, तो क्या लिख देंगे टू सुमन। 19,500 500 और इसके सामने कितने हो जाएंगे 20,000, और नरेशन आ जाएगा चेक रिसीव फ्रॉम सुमन इन फुल सेटलमेंट। अब बेटा पेज भर गया, हम क्या लिख देंगे टोटल सीएफ, और ये सीएफ अगले पेज पे क्या बन जाएगा बच्चों बीएफ। ऊपर ही ऊपर क्या लिखेंगे टोटल बीएफ, और पिछले जो टोटल था उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर आगे आपसे नेक्स्ट क्या कह रहा है, चेक गिवन टू आशु। आशु को चेक दिया, हम दे रहे हैं तो बेटा पैसा जाएगा, जाएगा तो क्या होगा सीआर, और आशु कौन है पाने वाला, आशु क्या हो जाएगा डीआर। एंट्री क्या होगी आशु टू बैंक। फिर नेक्स्ट रेंट पेड बाय चेक। अब देखिए रेंट नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, खर्चा है तो रेंट क्या हो जाएगा डेबिट,
और पैसा जा रहा है इसलिए पैसा क्या हो जाएगा सी आर। तो टू बैंक, बेटा कैश देते हैं तो कैश लिख देते हैं, चेक दे रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे टू बैंक। कितना 2000। नरेशन हो जाएगा रेंट पेड बाई चेक। उसके बाद नेक्स्ट है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, वही बैंक में खाता खुला हो चाहे बैंक में पैसा जमा करा हो, एक ही एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि बैंक में पैसा जा रहा है और यहाँ से हमारे पास पैसा क्या हो रहा है कम हो रहा है, बैंक में बढ़ रहा है। ध्यान रखना है एसेट्स बढ़ती है डीआर और घटती है तो सी आर, ये भी नियम है हमारा, कोई भी एसेट्स बढ़े डीआर और घटे तो सी आर। तो पैसा हमारा कम हो रहा है यानी जा रहा है तो हम क्या कर देंगे सी आर। उधर बैंक बैलेंस हमारा बढ़ रहा है यानी बैंक में पैसा आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा डी आर। फिर नेक्स्ट मशीनरी परचेज फ्रॉम परिज्ञा, परिज्ञा से मशीन खरीदी, मशीन खरीदेंगे तो मशीन आएगी तो मशीन तो क्या हो जाएगा डी आर। लेकिन देखिए बेटा नाम दिया हुआ है, इसका मतलब हमने मशीन क्या खरीदी है उधार, और जब उधार खरीदते हैं तो प्रज्ञा क्या होगी देने वाली, प्रज्ञा को क्या कर देंगे सी आर। एंट्री क्या हो जाएगी मशीनरी अकाउंट दिया टू प्रज्ञा, नरेशन लिख देंगे मशीनरी परचेज फ्रॉम प्रज्ञा। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेड एक्सपेंसेस, बेटा आपको कहा है ट्रेड एक्सपेंसेस, पेड नहीं लिखा हुआ लेकिन बिना बोले ही पेमेंट ही होगा, तो ट्रेड एक्सपेंसेस खर्चा है ये तो डेबिट हो जाएगा और पैसा जा रहा है तो क्या हो जाएगा टू कैश, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट दिया टू कैश। फिर 28 को कहा है चेक इश्यूड टू परिज्ञा, परिज्ञा को चेक दिया, परिज्ञा पाने वाली हो गई, परिज्ञा डीआर हो जाएगी और बैंक से पैसा जा रहा है तो टू बैंक हो जाएगा कितना 10,000 और नरेशन हो जाएगा चेक इश्यूड टू परिज्ञा। उसके बाद नेक्स्ट पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस बाय चेक, आप मुझे बताइए टेलीफोन एक्सपेंसेस अगर आप पे करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा तो बैंक तो सी आर हो जाएगा और टेलीफोन एक्सपेंसेस हमारा क्या है डी आर, और आपको पता है खर्चे डेबिट होते हैं इसलिए हम टेलीफोन एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक और नरेशन हो जाएगा टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड। फिर हम इन सारों का क्या लगाएंगे बेटा टोटल, और ये टोटल क्या कहलाएगा टोटल सी एफ। फिर अगले पेज पे आएंगे हम, फिर नेक्स्ट पेज पे 31 दिसंबर को कह रहा है सैलरी पेड, सैलरी पे तो सैलरी खर्चा है, खर्चा है तो सैलरी क्या हो जाएगी डी आर और पैसा जा रहा है जाने वाली चीज क्या हो जाएगी सी आर, पैसे लिख देंगे। नरेशन क्या हो जाएगा सैलरी पेड। ध्यान रखना अभी मैं आपको नरेशंस बता रही हूँ लिख लिख के, आगे नहीं बताए जाएंगे, तो आप नरेशन लिखेंगे बिना नरेशन के कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे और लास्ट में लगा देंगे टोटल और टोटल के नीचे डबल लाइन, बेटा ये डबल लाइन इसी बात को बताती है कि आपका क्वेश्चन क्या हो गया है खत्म, क्वेश्चन क्या हो गया है खत्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 14, बेटा ये बहुत अच्छे से समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत धीरे धीरे इसको समझिएगा। 14 क्वेश्चन कह रहा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ हरप्रीत ब्रदर्स, हरप्रीत ब्रदर्स की पुस्तकों में रोज नामचा कीजिए या जर्नल एंट्री कीजिए। देखिए जर्नल एंट्री को हिंदी में बोलते हैं रोज नामचा, तो रोज नामचा ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट, अब देखो यहाँ डेट नहीं दी है तो हम ABCD लिख देंगे या 1 2 3। यहाँ ए पॉइंट क्या बोला है 1000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बेडेड, कि रोहित से 1000 रुपए लेने थे अब डूब गए, बेडेड का मतलब डूब गए। ध्यान रखना जब भी पैसा डूबेगा तो आप मुझे बताओ ये हमारे लिए फायदा है कि नुकसान, ऑब्वियसली वो हमारे लिए नुकसान ही है और रूल कहता है नुकसान को क्या करो डेबिट, इसलिए हम बेडेड को क्या कर देंगे डेबिट। और पैसा डूबा किसका है, पैसा डूबा है रोहित का, तो रोहित क्या हो जाएगा क्रेडिट। जैसे सुन लीजिए बैड डेट नुकसान है, नुकसान डेबिट हो जाएगा और यहाँ हमारा पैसा देने वाला कौन था रोहित, दिया नहीं लेकिन देने वाला तो रोहित ही था, तो रोहित क्या हो जाएगा सी आर। इस तरीके से हमारी एंट्री हो जाएगी 1000 और 1000 और नरेशन हो जाएगा रोहित ड्यूवर बैड डेट, रोहित का पैसा डूब गया। उसके बाद बी पॉइंट गुड्स वर्थ ₹2000 वर यूज्ड बाय द प्रोपराइटर, मालिक ने 2000 का माल निजी प्रयोग में लिया। आपको पता है निजी प्रयोग में मालिक ले रहा है तो ड्राइंग, पहले बताया था मालिक पैसा लगाता है तो कैपिटल बोलते हैं, मालिक पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो उसे क्या कहते हैं ड्राइंग बोलते हैं। पैसा निकाले चाहे कोई भी चीज निकाले तो ड्राइंग मालिक पाने वाला है, ड्राइंग डीआर हो जाएगा 2। माल जा रहा है ना, और मैंने कहा था बेचने के अलावा किसी भी कंडीशन में माल बाहर जा रहा है तो जाने वाली चीज सी आर, तो हम सी आर तो करेंगे लेकिन बेचते हैं जब सेल, उसके अलावा बाहर जाएगा तो क्या लिखेंगे परचेज, क्या लिखेंगे बच्चों परचेज। उसके बाद नेक्स्ट depreciation charged 10% for 2 months,
फॉर 2 मंथ ऑन मशीन कॉस्टिंग 30,000। कह रहा है 30,000 की एक मशीन है, उस पे हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, और वो भी केवल 2 महीने का। यहाँ समझना, देखिए आपकी मशीन कितने की थी, 30,000। डेप्रिसिएशन की रेट क्या है, 10%। कितने महीने का लगाना है, 2 महीने का, तो 2/12, 2/12। तो देखिए 6 टाइम्स, ये 2 जीरो से बेटा ये 500 हो जाएगा। मैंने 3000 गलती से लिख दिया, ये कितना हो जाएगा, 500। अब जो बात समझा रही हूँ उसको सुनिएगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा, मशीन की वैल्यू जो दिन ब दिन डाउन होती है वो क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन। जैसे हमने कोई नई गाड़ी खरीदी, आज गाड़ी अगर आपने 4 लाख की खरीदी है, तो 6 महीने बाद उसकी वैल्यू 4 लाख की थोड़ी रहेगी, उसकी वैल्यू रह जाएगी 3-3.25 लाख। यानी जैसे जैसे हम एसेट्स को काम में लेते हैं, उसकी वैल्यू दिन ब दिन क्या होती है, कम होती है। तो जो पर्टिकुलर वैल्यू कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। यानी किसी भी एसेट्स को रेगुलर यूज में लेने के कारण उसकी अमाउंट जो डिक्रीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। तो आप मुझे बताइए, जो अमाउंट हमारी डिक्रीज होगी वो हमारे लिए प्रॉफिट होगा या लॉस, जाहिर सी बात है लॉस ही होगा, और लॉस क्या होता है, हमेशा डेबिट। इसलिए हम डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, डेबिट। और लग किस पे रहा है, मशीन पे। जाहिर सी बात है मशीन जा रही है, कम हो रही है मतलब जा रही है, तो जाने वाली चीज सीआर, तो मशीन क्या हो जाएगी, सीआर। आपको मैंने पहले भी कहा था एसेट्स बढ़ती है तो डीआर, एसेट्स कम होती है तो सीआर। तो आपकी मशीन कम हो रही है तो ये सीआर। अब बात आती है 500 कैसे है बेटा, 30,000 की वैल्यू 10% कम होती है तो कितनी कम होगी, 3,000। लेकिन कह रहे 2 महीने की कम करनी है, पूरे साल की कम नहीं करनी, तो इंटू 2/12 और कर दीजिए, तो आपका डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 500। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, provide interest on capital of rupees 1,50,000 at 6% per annum for 9 month। कह रहा है पूंजी पर 10% वार्षिक दर से 9 महीने का ब्याज लगाइए, 9 महीने का ब्याज। अब आप जानते हो ब्याज लगाइए, एक मालिक बिजनेस को पैसा देता है, और बिजनेस मालिक को क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। बिजनेस मालिक को कैपिटल पे क्या देगा, इंटरेस्ट। जैसे हम किसी को उधार देते हैं तो सामने वाला ब्याज देता है, ऐसे ही मालिक अपनी कैपिटल किसको देता है, बिजनेस को देता है, तो बिजनेस मालिक को क्या देता है, ब्याज देता है। तो आप मुझे बताइए ये ब्याज, ये इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा, और एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट। और ये मिलेगा किसको, मालिक को, इसलिए मालिक को क्या कर देंगे, सी। अब आपके दिमाग में एक बात और आ सकती है कि मैडम पाने वाला तो क्या होता है, डीआर, तो आप मालिक को सीआर क्यों कर रही हो, क्योंकि हम मालिक को कैश में पेमेंट नहीं कर रहे हैं बल्कि उसके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, उसके अकाउंट में पैसे। आपको पता है मालिक का अकाउंट कौन सा है, कैपिटल अकाउंट, तो हम उसके अकाउंट में ही पैसे जमा कर देंगे, उसके अकाउंट में ही पैसे को क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैपिटल, क्योंकि वो इंटरेस्ट का पैसा भी कैपिटल में ही बना रहता है। तो ये पैसे कैसे निकाले, अब इसका भी पैसा देखो आप कैसे निकालोगे, 1,50,000 रेट क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बेटा, 6/100, और कितने महीने का निकालना है, 9 मंथ का, तो 9/12। इस तरीके से हमारा इंटरेस्ट कितना जाएगा, 6,750 इस तरीके। और ये हमारा फिर टोटल चेंज हो जाएगा, 3,000 के हिसाब से था टोटल सीएफ, ये सीएफ अगली बार क्या बन जाएगा बच्चों, बीएफ। टोटल चेंज हो जाएगा, चेंज वाला टोटल ही लिखना। फिर आगे आपसे कह रहा है राहुल बिकम इंसॉल्वेंट। बेटा इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना। साफ कह देना भैया मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई इसके पास पैसा नहीं है, ये दिवालिया हो चुका है, कुछ नहीं है इसके पास। इंसॉल्वेंट वो होता है जिसे कोर्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दे, कोर्ट ये बात कह दे कि अब इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, जो इसकी एसेट्स हैं उनसे जो मिले वो ले लो वरना फ्री। तो यहाँ पर कह रहा है राहुल इंसॉल्वेंट हो गया। हु ऑन ₹2,000, वो कह रहा है वो हमसे 2,000 रुपए ले रखा था, ऋणी था, वो हमारा 2,000 का ऋणी था, यानी उसने हमसे 2,000 रुपए ले रखे थे। ओनली 60 पैसा इन ए रुपी, 60 पैसा इन ए रुपी, यानी 1 रुपए में से उसने केवल 60 पैसे दिए। आप मुझे बताओ वो 1 रुपए में से 60 पैसे का पेमेंट करेगा तो पैसा डूबेगा कितना, 40%। तो इसका मतलब इसने 60% तो दे दिया और 40% हमारा पैसा क्या हो गया, डूब गया। अब पैसा दे दिया तो पैसा आ रहा है, आ रहा है तो आप कैश को क्या कर दोगे बच्चे, डेबिट। फिर डूब रहा है, डूबना हमारे लिए क्या है, नुकसान, इसलिए बैड डेट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट।
और देने वाला कौन है? राहुल। राहुल से कितने रुपए लेने थे बेटा? 2000। इस 2000 का 60% तो उसने दे दिया, तो 60% तो किसमें चला जाएगा? कैश में। और डूब कितना गया? 40। तो 40% 2000 का 40% किसमें लिख दोगे? बैड डेट्स में। इस तरीके से आपकी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? कैश अकाउंट डीआर, बैड डेट्स अकाउंट डीआर टू राहुल। और नरेशन क्या लिखेंगे? ओनली 60 पैसा इन रुपी रिसीव्ड फ्रॉम राहुल। 60 पैसा इन रुपी रिसीव्ड फ्रॉम राहुल। इस तरीके से हमारे इसका फिर क्या लग जाएगा? टोटल। बोलिए, कोई डाउट है किसी तरीके का? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन देखिए। देखिए, मैं अभी आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। अकाउंट छांटना, डीआरसीआर के नियम लगाना, वो सब मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ। मैं डायरेक्ट जनरल एंट्री बता रही हूँ, आप वही रूल लगाते हुए तरीके से क्वेश्चन को समझिए और फिर आगे करिएगा। 15 क्वेश्चन कह रहा है बेटा हमसे, कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। मशीन लगाने पर 500 रुपए चुकाए। एक बात जो आज बताने जा रही हूँ बहुत अच्छे से सुनिएगा। कोई भी एसेट्स अगर हम खरीदते हैं तो उससे खरीदने से लेकर के घर पे जा करके या बिजनेस में ले जा करके लगाने तक का सारा खर्चा उस एसेट्स के नाम से। जैसे फर्नीचर खरीदा, खरीदने के बाद वो घर पे आके फिट करने के भी अगर 100 रुपए ले रहा है तो वो फर्नीचर के नाम ही जाएगा वो पैसा। ऐसे ही मशीन हमने खरीदी, उसमें लाके लगाने के हमसे 500 रुपए लिए, तो वो भी किसकी कॉस्ट मानी जाएगी? मशीन की कॉस्ट मानी जाएगी। इसलिए हम डीआर क्या करेंगे? मशीनरी, ना कि इंस्टॉलेशन चार्जेस। मशीन का ही खर्चा है, मशीन आ रही है, मशीन आ रही है तो आने वाली चीज क्या हो जाएगी? डीआर। और पैसा जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा? सीआर। इसलिए मशीन अकाउंट डीआर टू कैश। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमने 50,000 की मशीन खरीदी, 500 रुपए हमारे लाने के लगे, तो मशीन कितने की पड़ी? 50,500 की। तो ध्यान रखना, वो 500 रुपए भी मशीन में लिखे जाएंगे। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि मशीन को लगाने के 500 रुपए लगे, तो लगाने का खर्चा भी हम किसके नाम से लिखेंगे? मशीनरी के नाम से लिखेंगे। तो मशीनरी अकाउंट डीआर टू कैश, और नरेशन हो जाएगा मशीनरी इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ रुपीज 2000 वर यूज बाय द प्रोप्राइटर। कह रहा है 2000 रुपए का माल मालिक ने काम में ले लिया, स्वामी ने काम में ले लिया। आप मुझे बताइए, मालिक अगर बिजनेस की कोई चीज काम में लेता है तो उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग। यूज्ड बाय प्रोप्राइटर, सॉरी सॉरी, गुड्स गिवन एज, सॉरी मैंने गलत क्वेश्चन पढ़ लिया बेटा। गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी में दिया। चैरिटी का मतलब क्या होता है बेटा? दान। आप किसी को कोई चीज दान में दोगे तो ये हमारे लिए क्या है? खर्चा। और रूल क्या कहता है? खर्चे को डीआर करो, तो आप चैरिटी को क्या कर दोगे? डीआर। अब आपके पास से जा क्या रहा है चैरिटी में? माल। और आपका नियम कहता है जाने वाली चीज को क्या करो? सीआर। माल जा रहा है तो आप किसको सीआर करोगे? परचेज को। मैं फिर याद दिला रही हूँ, बेचने के अलावा अगर आप माल किसी को देते हो, घर पे ले जाते हो, दान में दे देते हो, आग से जल जाता है, चोरी हो जाता है, किसी भी कारण से चला जाए, किसी भी कारण से यूज में आ जाए, तो आप परचेज वर्ड का यूज करेंगे। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? परचेज अकाउंट डेबिट, वो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फिर नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज 7% पर एनम। कह रहा है इंटरेस्ट 7% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाइए। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या होता है? खर्चा। और खर्चा हमेशा क्या होता है हमारे लिए? इसी मतलब बिजनेस के लिए। और बिजनेस के लिए खर्चा है तो खर्चा क्या होगा? डीआर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू किसके अकाउंट में डालेंगे? मालिक के में। और मालिक का अकाउंट कौन सा होता है? कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैपिटल। बेटा 7% कैसे लगाओगे? कैपिटल कितनी है? 70,000। 70,000 का 7% कितना हो जाएगा? 4,900। नरेशन लिख देंगे आईओसी। देखो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, आईओसी, charged at the rate of 7% per annum. Next, received rupees 1,200 of a bad debt रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। ये बहुत अच्छा बात है। कह रहा है 1,200 रुपए का एक पैसा था जो हमने पिछले साल बैड डेट मान लिया था। फिर से सुनिए, कह रहा है 1,200 रुपए मिले जो हमने पिछले साल क्या मान लिए थे? बैड डेट। यानी बेटा हमने किसी का पैसा डूबा हुआ मान लिया था कि भैया ये तो डूब गया, और हमने डूबा हुआ मान के उसकी बैड डेट की एंट्री भी कर दी थी। अब बैड डेट की एंट्री करने के बाद हमें ये बात पता चली कि भैया वो तो पैसा दे रहा है,
और वो देने के लिए तैयार ही नहीं हो गया, उसने पैसे दे दिए। अब मुझे बताओ पैसे दे दिए तो आप एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट दिया टू बैड डेट रिकवर। फिर से सुन लो, डूबा हुआ पैसा अगर आपका मिल जाए तो आप क्या लिखेंगे, बैड डेट रिकवर। एक बात बताइए, मुझे राम से 500 रुपए लेने थे, राम ने मुझे पैसे ही नहीं दिए, मैंने बहुत मांगे लेकिन उसने दिए ही नहीं। मैंने उसके पैसे को क्या मान लिया, बैड डेट मान लिया। बैड डेट मान के मैंने जनरल एंट्री कर दी, और 4-6 महीने बाद राम को लगा यार मैडम के पैसे दे ही आऊं, और उसने आके मुझे पैसे दे दिए, तो मेरा डूबा हुआ पैसा मेरे पास क्या गया, वापस आ गया। और डूबा हुआ पैसा जब वापस आता है तो उसे कहते हैं बैड डेट रिकवर। और एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, कैश अकाउंट दिया टू बैड डेट रिकवर, क्योंकि पैसा आ रहा है, आने वाली चीज दिया। और बैड डेट रिकवर, डूबा हुआ पैसा वापस मिल रहा है तो ये तो फायदा है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है फायदों को तो सीआर दो, तो हम बैड डेट रिकवर को क्या कर देंगे, सीआर। नरेशन क्या हो जाएगा, बैड डेट रिकवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। आग से माल जल गया। मुझे बताइए, आग से अगर माल जलता है तो ये हमारे लिए क्या है, नुकसान। आग से माल जलेगा तो हमारे लिए क्या है, नुकसान। और नुकसान हमेशा क्या होता है, डेबिट। इसलिए आप लॉस बाय फायर को क्या करोगे, डेबिट। और जलने में जा क्या रहा है, माल। माल जा रहा है तो क्या लिखोगे, टू परचेज। ये हमारी नरेशन टोटल सी है। फिर अगले पेज पे बढ़ जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बोला है बेटा रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग बेटा, किराया बकाया। ढंग से सुनना, बकाया किराया क्या होता है, इसलिए मैं आपको थ्योरी भी लिख के बता दूंगी। ऐसे खर्चे जो इस साल के थे लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किए हैं। बेटा कोई भी खर्चा हो अगर इस साल का है तो हमें इस साल लिखना पड़ेगा। तो ये यही कह रहा है कि इस साल का किराया बाकी है देना तो पड़ेगा, है तो इसी साल का खर्चा। तो इसी साल का खर्चा है तो रेंट को तो डेबिट कर दीजिए। और आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब है बकाया किराया। तो बकाया हमेशा क्या होती है, हमारी लायबिलिटी, क्योंकि हमें चुकानी पड़ेगी। और लायबिलिटीज हमेशा क्या होती है, सीआर। याद दिला दो, एसेट्स हमेशा डीआर होती है और लायबिलिटीज हमेशा क्या होती है, सीआर। इसलिए हम आउटस्टैंडिंग रेंट को क्या कर देंगे, सीआर। तो ये हमारा हो गया 1000 और 1000। फिर आइए नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा होता था, ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है, इनकम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होगी, इनकम क्या हो जाएगी, सीआर। और ये लग रही किस पे है, ड्राइंग पे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है, सुधीर कुमार हु ऑन मी 3000। कह रहा है सुधीर एक ऐसा बंदा है जिससे हमें 3000 रुपए लेने थे। कितने हजार रुपए लेने थे, 3000। फेल टू पे, फेल हो गया पैसा देने में, यानी बैड डेट, यानी इंसॉल्वेंट हो गया वो। और वो केवल 40 पैसा इन रुपीज, यानी केवल 45% रुपीज परसेंट पैसा देने के लिए तैयार हुआ है। यानी 45% देगा तो 55 क्या होगा, डूबेगा। तो जितना पैसा आ गया वो तो कैश में रहेगा, तो पैसा आ रहा है। दूसरा पैसा डूब गया, आप सब जानते हो डूबता है तो वो मान लीजिए लॉस। इसलिए बेड डेट भी क्या हो जाएगा, डीआर। यानी कैश भी डीआर और बेड डेट भी डीआर। ये कौन सा अकाउंट हुआ, रियल। बेड डेट कौन सा हुआ, नॉमिनल। रियल का रूल कहता है आने वाली चीज डीआर करो। हमारे पास पैसा आ रहा है, हमने कैश को डीआर किया, हमारा पैसा डूब रहा है तो ये हमारे लिए नुकसान भी है। नुकसान हम क्या करेंगे, डेबिट। तो कैश भी डीआर और बेड डेट भी डीआर। और देने वाला कौन है, सुधीर। आप मुझे बताइए, सुधीर हमें कितने पैसे देता, 3000 रुपीज देता। उसमें से उसने कितने परसेंट दिया, 60%। 3000 का 60% कितना हो जाएगा, 1350। और डूब कितना गया बच्चा, वो बैलेंस फिगर हम किसमें डाल देंगे, बेड डेट्स में डाल देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन होगा बेटा। इन दोनों ही क्वेश्चंस को, तीनों क्वेश्चंस को, सॉरी 3 क्वेश्चन करवाया आज आपको, क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15। इन्हें फेयर कॉपी में ढंग से करिए बेटा। और कोई भी डाउट हो आप मुझसे पर्सनली क्वेश्चन इसके लिए पूछ सकते हो।